तो आप देखिए बिहार के आंकड़े आ गए हैं और एनडीए फिलहाल 207 सीटों पर नजर आ रही है। नतीजे अब लगभग फिक्स हो चुके हैं और कुछ सीटें हैं जहां पर इस वक्त अभी भी गिनती चल रही है, वरना जीत और हार जो है वो अब सीमेंट हो रही है, तय हो रही है। और जो नतीजे अब तक जो सामने आए हैं, हालांकि अब लगता है कि इसी के आसपास फाइनल आंकड़ा भी रहेगा। 207 सीटों पर एनडीए गठबंधन है, जिसमें 92 सीटें लेकर पहली बार बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और उसके ठीक नीचे, उसके ठीक बाद जेडीयू 84 सीटों पर। और बाकी के आंकड़े और बिहार की ताज़ा स्थिति जानने के लिए चलते हैं दिल्ली। हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय वहां से जुड़े हैं। लक्ष्मण जी, बताएं क्या कह रहे हैं आंकड़ों के डिटेल इस वक्त। बिल्कुल, आंकड़ों के डिटेल बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले इसलिए नहीं है कि एग्जिट पोल के नतीजे के उलट हैं, बल्कि जिसने जितना अनुमान लगाया, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना अनुमान लगाया, एनडीए ने जितना अनुमान लगाया, उससे भी ज्यादा बड़ा नतीजा उनके पक्ष में निकल करके सामने आया है। अभी मैं शुरुआती एक आपको मोटा मोटी दिखा दूं कि अब तक जो रुझान आए हैं वो रुझान क्या कहते हैं। बता दो, ये जो रुझान है, जो इलेक्शन कवरेज का जो मेरा अनुभव है, कमोबेश अब ये रुझान फाइनल हो जाता है। यही रुझान असली नतीजे में तब्दील हो जाते हैं, बहुत थोड़े बहुत बदलाव आते हैं। तो जो रुझान आया वो आपको बता दूं कि उस रुझान में अब तक 207 सीटें, जी हां 207 सीटें जो हैं एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं, यानी 86 सीटें ज्यादा एनडीए को मिल रही है। इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को 31 सीटें, जी हां सिर्फ 31 सीटें यहां पर मिलती हुई आ रही है। और बार बार यह कहा जा रहा था कि महागठबंधन सेंचुरी लगाएगा कि नहीं लगाएगा, हाफ सेंचुरी लगाएगा कि नहीं लगाएगा, या हाफ सेंचुरी से काफी नीचे 31 पर सिमटता दिख रहा है। जन स्वराज पार्टी जो काफी ज्यादा सुर्खियों में था, उसको कोई सीट मिलता हुआ अभी तक नहीं दिख रहा है जो रुझान आए हैं। अन्य को 3 सीटें, 5 सीटें मिलने का अनुमान है। इसमें जो एनडीए है, एनडीए में सबसे दिलचस्प आंकड़ा जो देखने वाला है वो यह है कि जब सीटों का बंटवारा हुआ था तो भाजपा को एक समान सीट और जनता दल यूनाइटेड को एक समान सीट थी। एग्जिट पोल आया तो ऐसा लगा कि जनता दल यूनाइटेड को ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन यहां पे बिल्कुल उलट सामने आ रहा है। एनडीए में भी भारतीय जनता पार्टी को 92 सीटें मिली हैं, जो पहले के मुकाबले 18 सीटें ज्यादा है। और अब तक की सबसे प्रचंड बहुमत यहां भाजपा को मिलती हुई दिख रही है, सीटें मिलती दिख रही है। जनता दल यूनाइटेड को 41 सीटों की बढ़त मिली है। जनता दल यूनाइटेड को 84 सीटें हैं, 41 सीटों का मतलब यह हुआ कि साफ तौर से चिराग पासवान के इस गठबंधन में शामिल होने का फायदा जनता दल यूनाइटेड को मिला है, जो पिछली बार आमने सामने की लड़ाई में जनता दल यूनाइटेड को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था जदयू को, तो वो फायदा मिलता हुआ आपको दिखा है। एलजेपी जो चिराग पासवान की पार्टी है, उसको कोई सीट पिछली बार नहीं मिली थी, क्योंकि उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के साथ आमने सामने का मुकाबला किया था। लेकिन इस बार गठबंधन में शामिल होने का फायदा उनको ही मिला है। रामविलास पासवान की पार्टी जो है, चिराग पासवान की पार्टी, 21 सीटें वहां मिलती हुई दिख रही है। हमको 6, आरएलएम को 4 सीटें मिल रही हैं। तो ये है पूरा आपको एनडीए का आंकड़ा, जो एनडीए का आंकड़ा अब जाकर के 207 के आसपास आता हुआ दिख रहा है, जो अब तक के रुझान निकल कर सामने आए। एनडीए में देखिए तो बड़े चौंकाने वाले नतीजे हैं। जो रुझान है, 83 सीटों का नुकसान है, सिर्फ 31 सीटों पर सिमटता हुआ दिख रहा है एनडीए, इंडिया गठबंधन। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरजेडी के मुखिया, या फिर कहें कि महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के जो चेहरा तेजस्वी यादव थे, वो भी अपनी सीट पर पिछले कई राउंड से पीछे चल रहे हैं। हालांकि अभी तक नतीजे सामने नहीं आए हैं, लेकिन उनका पीछे चलना अपने आप में बड़ी कहानी बयां कर रहा है। और इसमें इंडिया गठबंधन को सिर्फ 31 सीटों में, आरजेडी 24 पर सिमटता हुआ दिख रहा है, जो अब तक रुझान आया है। 51 सीटों का नुकसान। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 3 सीटों पर सिमटता हुआ दिख रही है, 16 सीटों का नुकसान। सीपीआईएमएल, सीपीएम के आंकड़े आप देख रहे हैं यहाँ पे। वीआईपी को कोई यहाँ पे खाता भी नहीं खुला है, आईआईपी को कोई खाता नहीं खुला है, सीपीआई कोई खाता नहीं खुला है। तो ये अब तक के नतीजे यहां के निकल कर सामने आ रहे हैं। इन नतीजों के मायने क्या है, ये हम समझेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार होंगे, उनसे बातचीत करेंगे, संजय सिंह साहब। लेकिन एक बार चलते हैं अपने सहयोगी दीपाली नंदा, आनंद अमृतराज के पास, जो कि दीपाली भाजपा मुख्यालय पे है, आनंद अमृतराज बिहार में जनता दल यूनाइटेड के मुख्यालय पे है। तो दीपाली, सबसे पहले आप बताएं कि आप सुबह से वहां पर हैं, जब शुरू में कार्यकर्ता वहां पर आए थे तो उनके जोश को देख के आपको क्या लगा था? वो लोग को इतनी उम्मीद थी क्या? कई नेता वहां पर आए होंगे, उनसे आपने बात की होगी, इतनी उम्मीद थी उनको कि इतने ज्यादा बेहतर नतीजे आएंगे?
जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, आपको सबसे पहले यही बताना चाहूंगी कि जब हम सुबह यहाँ पर मौजूद थे, अगर हम 10 बजे तक की बात करें तो जो कार्यकर्ता और जो नेता यहाँ पर आ रहे थे उनका ये मानना था कि जिस तरह के नतीजे एग्जिट पोल के रहे हैं जिसमें एनडीए की जीत का दावा किया है, जो रियलिस्टिक नंबर होंगे, जो एक्चुअल नंबर होंगे उससे ज्यादा होंगे, लेकिन इतनी क्लीन स्वीप एनडीए को मिल जाएगी इसका शायद यहाँ पर किसी कार्यकर्ता या फिर नेता को अंदाजा नहीं रहा होगा। और जिस तरह से आपने सारे नंबर्स बताए, साफ तौर पर क्लीन स्वीप एनडीए के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार की बात करें, वो हीरो है यहाँ पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हीरो है यहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो मैं अपने दर्शकों को बीजेपी के मुख्यालय, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे क्या वहां पे नजारा है अभी? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शाम में प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ आ सकते हैं, तो वहां पे किस तरह का नजारा है? बिल्कुल यही सीधी तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मंच तैयार किया जा रहा है, कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। आप देखेंगे इस वक्त एसपीजी ने इस पूरी एरिया को टेक ओवर कर लिया है और बताया जा रहा है कि शाम को 7 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, बिहार समेत पूरे देश को संबोधन करेंगे। और चूंकि बहुत बड़ी जीत है और कार्यकर्ताओं में जिस तरह से जोश है, उत्साह है, ये लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्यकर्ता जुटना शुरू हो गए हैं, हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो है, बीजेपी का झंडा है, तो हर कोई जोश में फिलहाल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल हर कोई यहाँ पे जोश में दिखाई दे रहा है। अब इंतजार होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी शाम में वहां पहुंचते हैं तो उस पूरे जीत के नैरेटिव को कहां ले जाते हैं, इसका इंतजार है। दीपाली आप वहीं पे बने रहिए। हमारे साथ आनंद अमृतराज हैं जो कि पटना में जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस में। आनंद, जदयू का जिस तरह से जीतना और जिस सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कह सकते हैं सीट में पिछले साल के पिछले चुनाव के मुकाबले जदयू को मिला है पूरे एनडीए गठबंधन में, तो बार बार सवाल ये पूछा जा रहा था चुनाव से पहले कि क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे क्या? अब इतनी बड़ी जीत के बाद वहां के ऑफिस के मूड माहौल से क्या लग रहा है? जश्न का माहौल है या फिर माहौल इस बात का है कि दबाव बनाया जाए किसी तरीके से कि भाई नीतीश कुमार ही हैं, नीतीश कुमार ही रहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार ही हैं और नीतीश कुमार ही रहेंगे, ये जेडीयू के तमाम नेता से लेकर कार्यकर्ता तक एक ही बात बोले। लेकिन हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप ध्यान दिखाओ कि जब आप हमसे बातचीत कर रहे थे उस वक्त बम फटने की आवाज़ आ रही थी और ये पटाखे फोड़े जा रहे हैं, रॉकेट छोड़े जा रहे हैं। ये जश्न का माहौल इस वक्त जेडीयू दफ्तर में दिख रहा है। और कुछ देर पहले होली दिवाली सब कुछ हो रहा था और बड़े पैमाने पर पटाखा लाया गया है। कुछ देर के बाद आपको एक जबरदस्त आतिशबाजी भी देखने को मिलेगी। जाहिर तौर पर कई एनडीए के कार्यकर्ता भी इनसे बात करते हैं। ये बताइए, अब आप लोगों ने शुरुआत में कहा कि भाई चेहरा नीतीश कुमार ही रहेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। अब क्या है, कैसा लहर चला, आखिर इस परिणाम की उम्मीद थी क्या? देखिए, हम लोग शुरू से कह रहे थे कि 225 में 225 सीट पर हम लोग का लक्ष्य था। तो देखिए, हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि 225 तो नहीं होगा, लेकिन 200 पार जरूर करेंगे, क्योंकि एनडीए घटक लगने लगा। देखिए, हम लोगों को पहले से ही मालूम था कि बिल्कुल जो है, जो महिलाओं के प्रति जो नीतीश जी ने काम किया है और छात्रों के प्रति, बेरोजगारों के प्रति, वो बिहार में एक अंदर देखिए। लेकिन हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, एक शख्स है जिन्होंने प्रशांत किशोर की तस्वीर लगा रखी है और चेहरे पे भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, वह मूर्ख व्यक्ति हैं जो बोले थे जदयू को 25 सीट भी नहीं आए। आज उनको बिहार छोड़ना होगा और किस मुंह से अब जनता के बीच में जाएंगे? देश का सबसे भ्रष्ट कोई है वो है प्रशांत किशोर। केंद्र सरकार ये तो अपने आप को भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक सलाहकार कर रहे थे। कहाँ गया इनका राजनीतिक सलाहकार? और नीतीश जी ने जो काम ये बताइए, माहौल तो बड़ा जश्न वाला है। अब सुबह में जब रुझान आने लगा था, ऐसी उम्मीद थी क्या कि 200 प्लस चले जाएंगे? ऐसी सुनामी की उम्मीद थी क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वो सब लोग समझते हैं और विपक्ष के पास केवल मुद्दा भरम फैलाने वाला था। और जदयू ने काम किया है और जदयू के जो हमारे मुखिया है, विश्वकर्मा है माननीय नीतीश कुमार जी, उन्होंने सभी वर्गों के लिए काम किया। इसलिए हम लोग निश्चित रूप से आश्वस्त थे कि इस बार सुपड़ा सब लोग का सपना। हम लोग बोलते हैं वो आगे 20 साल का काम आज ही उन्होंने कर रखा है। बिहार की जनता उनसे इतनी खुश है कि आज हर घर में दिया जलेगी। और देखिए, सबसे पहले एक चीज जान लीजिए, आप लोग चौथे स्थान में वहां पे जिस बिहार आनंद, वहां पे जिस तरीके का माहौल सुबह से मैं देख पा रहा हूं,
और उससे ऐसा लग रहा था कि बाकी जीत तो होगी लेकिन जीत के साथ नीतीश कुमार की दावेदारी भी वहां काफी रहेगी। वहां पे एक बड़ा सा पोस्टर में देखा था जिसमें लिखा था 2025 से 2023 नीतीश। तो ये किसी को शक सुबह ना हो और ये जश्न उसी का परिचायक यहाँ पर दिखता हुआ जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं संजय सिंह साहब। संजय सर, इस पूरे जीत में हर किसी के अपने अपने कारण बताए जा रहे हैं कि इसके पीछे ये कारण हो सकते हैं, ये कारण हो सकते हैं। इसको आप एनडीए की जीत कहेंगे या फिर उससे ज्यादा बड़ी बात कि महागठबंधन की बड़ी हार कहेंगे? ये दोनों ही है। एक तो इतनी प्रचंड जीत है 2010 का जो परिणाम आए थे, ये उस तरह का परिणाम है। जो अगर आप फिगर देखेंगे इलेक्शन कमीशन पे 95 बीजेपी, 85 जेडीयू इस तरह के दिखा रहा है। तो ये नतीजे तभी हो सकते हैं जबकि जनता में बहुत ही सकारात्मक एक उनका जो इनकम्बेंट है उसके प्रति भाव हो। और दूसरा ये कि सामने वाला जो चैलेंजर है उसके प्रति मतलब टोटल ही एक निगेशन का निगेटिव भाव हो। ये दोनों ही इसलिए दोनों कंबाइंड है। आप हार की बात इसलिए और प्रबल हो जाती है जो आप कह रहे हैं कि क्या उनकी हार है। ये हार ऐसी प्रचंड हार है जिसको आप कहते हैं, क्योंकि देखिए ये बिहार का इलेक्शन का परिप्रेक्ष्य थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के बाद कंसिस्टेंटली विपक्ष के द्वारा जो कांग्रेस लीड करती है, ये कहा गया कि बस ये मतलब इस बार मोदी 240 पे सिमट गए, देखिए हमने उनको वहां रोक दिया, बाकी जो भी कह रहे थे। ये केंद्र में सरकार बड़ी अच्छी चल रही है और सशक्त रूप से चल रही है। उसके बाद चुनाव दर चुनाव मतलब वो जीतते चले गए। झारखंड में वो चुनाव एक साथ हुए थे, झारखंड वाला चुनाव लूज कर गए, बाकी महाराष्ट्र, हरियाणा वो काफी बढ़िया से जीते। बिहार, दिल्ली उसी तरह की जीत है। उसके बाद बिहार आया था। बिहार आते आते एक अलग सी नैरेटिव उन्होंने खड़ी करने की कोशिश की, जिसमें कि एसआईआर और तमाम वो चीजें, लोगों ने उसको एक सिरे से खारिज कर दिया कि हम कभी भी किसी भी तरह की वोट चोरी और बाकी चीज को नहीं मानते। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप वोटिंग पैटर्न देखेंगे तो महिलाओं का 8.8% मतदान ज्यादा है। और ये मतदान बिहार में जो ज्यादा होने का ट्रेंड आया है पुरुषों के मुकाबले, ये इंसिडेंटली जिस समय से नीतीश सरकार बिहार में और केंद्र में मोदी सरकार, ये 2005 से उफान था। हर पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 2014 के चुनाव से महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा रहा है। तो एक चीज सीधा समझ में आता है कि जो बेनिफिट उनको हो रहा है, जो डायरेक्ट बेनिफिट उनको हो रहा है और उनको लग रहा है कि ये हमारे भले के लिए कर रहा है, तो महिलाएं जो मतदान कर रही हैं वो अपने भविष्य के प्रति काफी जागरूक होकर मतदान कर रही है। ये उनका काफी बड़ा एक्स फैक्टर है। तो ये महिलाएं इतनी जागरूकता से मतदान करें, ठीक है। उनके लिए जो स्कीम अभी रोजगार योजना में 10,000 रुपए दिए गए, या वृद्धावस्था पेंशन के 1100 रुपए हो गए, या बाकी जो स्कीम्स हैं वो उससे उनको लाभ मिल रहा है, या और भी मतलब ओवरऑल स्टेट में डेवलपमेंट। एक चीज संजय जी, एक चीज और है संजय जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, पहले दर्शकों को जरा दिखा दूं, वो है एसआईआर का मुद्दा, पोलराइजेशन का मुद्दा, और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने की संभावना दिख रही थी सीमांचल के क्षेत्रों में। तो सीमांचल के क्षेत्र का मैं अगर देखूं आपको तो इसके आंकड़े बड़े ही चौंकाने वाले हैं। अब देखिए सीमांचल के इस क्षेत्र में हमने देखा कि 41 सीटें थी, वहां पे एनडीए को 29 सीटें पर रुझान है, आगे बढ़त बना हुआ है, 7 सीटों का फायदा है। इंडिया गठबंधन को 6 सीटों का नुकसान है, 4 पर सिमटता हुआ दिख रहा है। तो सीमांचल के क्षेत्र में इस तरह की बढ़त मिलना ये किस बात का परिचायक है? क्या मुस्लिमों ने भी वोट दिया होगा क्या नीतीश कुमार को? वहां पे ओवैसी की पार्टी है, ये भी अच्छा कर रही है। वहां कई जगह उनके भी संख्या वो अच्छी है। ये एक चीज और भी इंडिकेशन है कि लोगों ने एसआईआर जो होने के बाद, एसआईआर का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि बहुत सारे जो फर्जी मतदाता थे वो मतदाता चले गए। तो उन मतदाताओं के जाने के बाद और बाकी जो रुझान है, एक चीज और भी आप सीमांचल से आगे बढ़ के भी देखेंगे कि इस बार आरजेडी ने भी काफी कम मुस्लिम कैंडिडेट जितने पहले दे रहे थे उनकी तादाद में उन्होंने कम कैंडिडेट दिए। और बाकी जगह जहां आज मतलब मैंने कई आरजेडी के प्रवक्ता या कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को कह रहे थे कि पोलराइजेशन हो गया।
और बिहार में उसके पहले हमेशा ये दलील देते रहे कि बिहार में हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, पोलराइजेशन नहीं होता है, जो पोलराइजेशन होता है वो यूपी में होता है, यहाँ के लिए काफी खोखी दलील है। और आज वो इस दलील के साथ आ रहे थे। कई जगह पे आप देखिएगा जहां आरजेडी ने मुस्लिम कैंडिडेट फील्ड किए हैं और वो 100% मुस्लिम बहुल, मतलब जहां, और वहां एमवाई समीकरण सीधा सीधा अगर उनको विक्ट्री की तरफ नहीं लेकर के जा रहा था और बाकी किसी भी काज का समर्थन चाहिए था, तो वहां उनके कैंडिडेट हार गए हैं। बाकी जगह भी हारे हैं, वहां भी ऐसा एक संभावना है। आप ये भी देखें कि हर समय जो आप घुसपैठिए जो वोट एसआईआर का मुद्दा था, आप घुसपैठ से जोड़ देते थे, तो घुसपैठ को आप धर्म से बार बार जब विपक्ष जोड़ रहा था, तो वो जो कम्युनिकेशन है, जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे, या बाकी एनडीए के नेता कह रहे थे, वो मतदाताओं तक सीधा सीधा वो कम्युनिकेशन पहुंच गया। तो आप पूरे स्टेट के उसमें अगर जाएंगे और सीमांचल में खास करके जहां मुस्लिम मतदाताओं को लग रहा था कि कई बार हमें आरजेडी जो है वो मूल फूल कर रही थी, तो उन्होंने ओवैसी की तरफ ज्यादा रुझान दिखाया और कहा, और अंदर कई जगह उनके कुछ आपस के ये भी आप देखेंगे कि यादव जितना बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहे थे, उसमें से एक यादव हिस्सा वाला जो है, समीकरण वो था, अंत में हाँ बिल्कुल, एमवाई समीकरण जो एक बड़ा इंटैक्ट वोट बैंक माना जाता था महागठबंधन का, आरजेडी का, उसमें एक बड़ा सेंध लगने की यहाँ पे संकेत मिल रहे हैं, जो शुरुआती रुझान आया। मनोज जी। जी